अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बायो का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपकी जो सेकंड ईयर की बायो की बुक है उसके अंदर टोटल आप लोगों के 13 चैप्टर्स हैं। इनमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है होम्योस्टैसिस, वैसे ये टर्म आप लोगों ने पहले सुनी भी होगी, इसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। होम्योस्टैसिस जो है बच्चे, ये चैप्टर आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके हर टॉपिक को आपने अच्छे से करना है, क्योंकि जो आपकी पुरानी स्कीम है उसके मुताबिक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज़ भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपने हर टॉपिक को अच्छे से करना है। और एक और चीज़, आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लास में जितना भी कोर्स कवर कराया जाएगा वो फिज़िकल क्लासेस में रिपीट नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप इनबॉक्स करके या कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर जो होम्योस्टैसिस है उसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टैसिस या इंट्रोडक्शन, उसमें दिया हुआ है। आपकी बुक के अंदर ये जो टॉपिक है इसको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले जो है आप लोगों को होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन बताने से पहले दो टर्म्स आपकी बुक के अंदर जो होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन है उसके अंदर यूज़ की गई हैं। एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो पहले देख लेते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनका क्या मुराद है और इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, फिर होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। डील्स एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इन दिस एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म इज़ प्रेजेंट। के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है वो उसका क्या कहलाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हो तो वहाँ पे रूम का जो भी एनवायरनमेंट होगा, जितना भी टेम्परेचर वगैरह होगा, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाएगा। और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट डील्स एट टिश्यू ऑर्गन आर सिस्टम लेवल के अगर आपकी बॉडी के अंदर जितना भी टेम्परेचर है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद हैं, वो सारी कंडीशन जो हैं वो क्या कहलाएंगी, इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएंगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इट हैज़ अ ब्रॉड रेंज फ्लक्चुएशन, कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना उसमें टेम्परेचर वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप खुद अगर अपने ही एरिया की बात करें तो सर्दियों में देखें टेम्परेचर जो है वो 4 सेल्सियस तक, 3 2 तक चला जाता है, या 5 या 10 तक चला जाता है नॉर्मली सर्दियों के अंदर। लेकिन गर्मियों के अंदर यही टेम्परेचर जो है 50 तक, 51 तक इवन के जा रहा होता है, 49 तक जा रहा होता है। तो ये जो चेंज है बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, और ब्रॉड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंज बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, बट जो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी की इन्वायरमेंट है, उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। अगर आप गर्मियों के अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हो या सर्दियों के अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हो, वो 37 ही रहेगा या 38 36 ही नॉर्मल ही रहता है। वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता या चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इट कांट मेंटेन एट अ सेट पॉइंट, कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो किसी सेट पॉइंट पे फिक्स नहीं होता। आप यूँ नहीं कह सकते कि हमेशा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो 30 सेल्सियस रहेगा। वो कभी बहुत कम चला जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक स्पेसिफिक सेट पॉइंट पे जो है वो रहता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अगर कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो वो तो फिर अलग बात है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल जो मेरीन वाटर है उसका इन्वायरमेंट, या फ्रेश वाटर का इन्वायरमेंट, या ट्रस्टियल इन्वायरमेंट। अच्छा बच्चे, ये जो टर्म्स हैं मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड ट्रस्टियल इन्वायरमेंट, ये आपके इस चैप्टर के अंदर बार बार यूज़ होंगी। मेरीन वाटर से मुराद होता है समंदरों का पानी, ठीक है। फ्रेश वाटर से मुराद होता है जो दरियाओं का पानी होता है, जिसको मीठा पानी कहते हैं। और ट्रस्टियल इन्वायरमेंट जो खुश्की के इन्वायरमेंट होता है। तो इसको ये तीनों जो है वर्ड आपके बुक के अंदर इस चैप्टर में बार बार यूज़ होंगे। नेक्स्ट है अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर जो आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। देखें बच्चे, इसमें आपकी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश जो है, देखें फिश के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या कहलाएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगा। और जो पानी का टेम्परेचर होगा या पानी के अंदर सॉल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन वगैरह होगी वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाएगी। सेम ऐसे ही प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट के बाहर जो है कितना टेम्परेचर है इन्वायरमेंट के अंदर, वो टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और सेल के अंदर यानी प्लांट के अंदर जो सेल के अंदर का लेवल का टेम्परेचर है या कंडीशन है वो क्या कहलाएगी, इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगी। सेम ऐसे ही ह्यूमन बॉडी की
बात करें तो ह्यूमन बॉडी के जो अंदर का टेम्परेचर है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन वगैरह है, वो कितनी है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगी। और बाहर जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है कि गर्मी है, सर्दी है, किस तरह की इन्वायरमेंट है, वो क्या कहलाएगी, उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन में देखें, आपको मैंने दो डेफिनेशंस यहाँ पे बताई हुई हैं, एक आपके बुक के अंदर और एक दूसरी बताई हुई है। आप दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी कर लें तो खैर है। आपका अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम्योस्टेसिस क्या है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल भी देनी है। ठीक है, और आगे इंपॉर्टेंस भी इसकी दी हुई है। देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल बॉडी कंडीशन इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। कि होम्योस्टेसिस क्या है, कि आपकी बॉडी की ये एबिलिटी कि वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सके। बाहर बेशक एनवायरनमेंट चेंज होता रहे, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म चल रहे हों कि वो आपकी बॉडी के अंदर की एनवायरनमेंट को सेम रखे, उसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन जो आके आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है, तो उसको देखें। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। कि इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बाहर जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उन चेंजेस से, ये क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहली एग्जांपल देखें कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को 37 तक जो मेंटेन रखा जाता है, वो कैसे किया जाता है, होम्योस्टेसिस के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके ज़रिए से। दूसरी एग्जांपल देखें कि जो ग्लूकोज का लेवल है, वो आपके ब्लड के अंदर, अगर 1 लीटर ब्लड हो तो उसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो 1 ग्राम होता है। ठीक है, चाहे आप चीनी ज़्यादा खा लें, शुगर जो है वो ज़्यादा खा लें या आप कम खा लें, अगर नॉर्मल कंडीशन है, डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है, नॉर्मल जो है वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल होगा वो 1 ग्राम पर लीटर ही होगा। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म हैं, हार्मोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से इस चीज़ को मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस में आप लोगों ने ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम्योस्टेसिस का आपकी बॉडी के अंदर रोल क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस लिखें। तो नेक्स्ट देखें, सेल्स एंड ऑर्गन्स फंक्शन बेस्ट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड न्यूट्रिएंट लेवल। क्या कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि आपके बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर काम करते हैं, उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। तो वो जो स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन रखना होता है आपकी बॉडी के अंदर, ताकि सारे रिएक्शन अच्छे से हो सके, वो क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। क्या कहते हैं, देयर आर मैनी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस, कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, बट होम्योस्टेसिस इंश्योर दीज कंडीशंस आर मेंटेन्ड, इनेबल प्रॉपर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। लेकिन होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखा जाता है, ताकि आपके बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको अच्छे से परफॉर्म कराया जाए। एग्जांपल दी हुई है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लक्चुएट ग्रेटली इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, देयर मे बी अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर एंड सम टाइम देयर आर ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन। क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी पौधों के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, स्टोमेटा को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कर देंगे ताकि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाला जाए। और अगर बारिश नहीं हो रही, खुश्की है, पानी की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम स्टोमेटा को ओपन करें या स्टोमेटा को बंद कर दें ताकि पानी के प्लांट को जो है वो डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। तो ये सारा प्रोसेसेस क्या कहलाते हैं, आपके होम्योस्टेसिस के ज़रिए से मेंटेन होते हैं, होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंज हो रहा होता है, बट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, एंड वेरीज बट आल्सो वेरीज बट वेरिएशन इज़ विद इन अ नैरो रेंज, के वो भी चेंज हो रही होती हैं लेकिन बहुत कम रेंज में चेंज हो रही होती हैं, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। Because the control system does not allow the excessive water to enter in the body, abundance water, it also does not allow to dehydration in a dry condition। क्या कहते हैं कि क्योंकि हर जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ऐसा कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है जो कि ना तो एक्स्ट्रा वाटर को आने देता है और ना ही एक्स्ट्रा वाटर को बहुत ज़्यादा अगर जो है पानी की कमी हो रही है तो ना ही डिहाइड्रेशन होने देता है, ज़्यादा पानी को लॉस भी नहीं होने देता। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, इसको भी अच्छे से कर लेना है बच्चे। नेक्स्ट देखें
जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है या जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं होम्योस्टेसिस के, ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे यानी पूरी बॉडी के लेवल पे भी हो रहे होते हैं और हर सेल अपने लेवल पे भी जो है ये प्रोसेस करा रहा होता है। तो दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो है वो कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा होता है। सबसे पहले देखें, द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफेक्ट द थ्री कंपोनेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। कि जो बाहर की इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंज की वजह से ज़्यादा बॉडी के अंदर जो इफेक्ट हो रहा होता है उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है? वाटर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है, इसके अलावा सॉल्यूट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है और टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो बॉडी कोशिश करती है कि इन तीन चीज़ों को मेनटेन रखा जाए। तो आपकी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऐसे फंक्शंस हो रहे होते हैं जो इन तीन चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। तो तीन ऐसे मेजर प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे बच्चे आप लोगों को जस्ट इन प्रोसेसेस की डेफिनेशन दी हुई है। ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन, इन तीनों टॉपिक्स को आपने चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको जस्ट डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले देखें ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है कि अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो उसको कैसे जो है बॉडी से रिलीज़ करना है, अगर पानी कम हो गया है तो बॉडी का जो पानी पहले से मौजूद है उसको कैसे सेव करना है। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आ जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है बच्चे? आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में टॉक्सिक मटेरियल या आप यूँ कहो कि नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, अमोनिया यूरिया वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उनको बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। तो यूरिन की मदद से आपकी बॉडी उनको निकालती है। इसमें किडनीज रोल प्ले करते हैं। ये भी आगे हमने डिटेल में देखना है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करती है, ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो आपकी बॉडी के अंदर वो मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग के ज़रिए से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, या अगर जो है सर्दी बहुत ज़्यादा है तो शिवरिंग का प्रोसेस यानी कपकपाहट होती है, या इरेक्ट हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, आपके बॉडी के बाल जो है सर्दियों में आप देखते हो खड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? ताकि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और सेल लेवल पे कैसे जो है इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा होता है? कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो present at cell level. This control system keep the fluctuation in narrow range in intracellular and extracellular environment। बच्चे यहाँ पे देखें एक वर्ड यूज़ किया गया इंट्रासेलुलर और दूसरा वर्ड यूज़ किया गया एक्स्ट्रासेलुलर। बच्चे इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर की इन्वायरमेंट जिसमें साइटोप्लाज्म आ जाएगा, उसकी सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह आ जाएंगी, वो जो इन्वायरमेंट होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगा कि 2 सेल हैं 3 सेल हैं उनके दरमियान में जो इन्वायरमेंट है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जहाँ पे पाया जाता है, उस इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? द इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट इज प्रेजेंट विद इन अ सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो इन्वायरमेंट मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म वाला इन्वायरमेंट, वो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट कहलाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट क्या होता है? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो 2 सेल्स के दरमियान में जो जगह है या 3 सेल्स के दरमियान में जो जगह है, वो क्या कहलाती है? यानी है बॉडी के अंदर ही लेकिन 2 सेल्स के दरमियान की जो जगह है उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। The system kept the water fluid metabolites hormone in the required range in the body। इसमें क्या किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है हर सेल देखता है कि ब्लड से उसको कितने हार्मोन्स चाहिए, ब्लड से उसको कितने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें जितनी उसको चाहिए होती हैं वो लेता है। बाकी चीज़ें जो है, या अगर उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सारी चीज़ें ब्लड के अंदर डाल देगा। ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा होता है? होम्योस्टेसिस के ज़रिए से हो रहा होता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? आप लोगों को जो है मैं सेलुलर लेवल पे वैसे डायग्राम के ज़रिए से भी बता देती हूँ कि अगर जो है ये मैकेनिज़्म ना होता, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल के अंदर अगर होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म ना हो रहा होता तो तब क्या होता? एक्स्ट्रा वाटर आता, एक्स्ट्रा वाटर सारा उसकी बॉडी के अंदर चला जाता और सेल ने क्या कर जाना था? बस्ट कर जाना था।
ठीक है। या अगर कभी पानी नॉर्मल सेल है, पानी की कमी हो गई है तो पानी की कमी हो जाती, जितना पानी की कमी कैसे हुई है, जितना भी पानी था वो सारा बाहर चला गया है, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और अपने काम सही से नहीं करेगा। ना तो वो इस कंडीशन में अपने काम सही से कर पा रहा होगा, ना इस कंडीशन में अपने काम सही से कर पा रहा होगा। तो उसको नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल हो रही होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। जैसे आप लोग जो है वो डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एसी का टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, कम करना है, ज़्यादा करना है, उसके लिए या आपने फ़ैन की स्पीड को कम करना है, ज़्यादा करना है, उसके लिए रेगुलेटर होते हैं। तो इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसे मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हैं जो कि चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर दो जो है वो सिस्टम बताए हुए हैं कंट्रोलिंग के। एक है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, और दूसरा है लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो कि आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या आ जाता है कि आप जैसे फिजिकली किसी चीज़ को बाहर से कंट्रोल कर रहे होते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो उसके टेम्परेचर को आप कैसे कंट्रोल करते हो कि उसके अंदर थर्मोमीटर लगे होते हैं। वो थर्मामीटर क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। आप देखते हो टेम्परेचर बहुत लो हुआ खड़ा है, आप टेम्परेचर को ज़्यादा करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एक सेट पॉइंट होता है, उस सेट के ज़रिए से आप उसको सेट करते हो। वो क्या करता है, सिग्नल लेके जाता है कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर के पास जो है कूलर यूनिट लगे होते हैं, वो उसकी कूलिंग को ज़्यादा या कम कर देते हैं और फिर इस चीज़ से जो है वो आपको रिस्पॉन्स शो होना शुरू हो जाता है कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। कैसे, देखें क्या कहते हैं कि आपके पास जो है क्या है, सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर थर्मोमीटर होते हैं जो कि टेम्परेचर शो कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। वो क्या करते हैं, आपने इसको टेम्परेचर को सेट करना है, वो क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे, सॉरी, हाँ जी, अब देखें क्या कहते हैं कि सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर जो है वो क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे। सेंसर यानी जो है आप क्या करोगे, रेगुलेटर उसमें होता है, उस रेगुलेटर के ज़रिए से आप सिग्नल भेजोगे। वो सिग्नल क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा। कंट्रोल सेक्शन से जो सेंटर है उसने अब एक्शन लेना है, ठीक है। वो एक्शन कैसे लेगा कि उसके अंदर जो टेम्परेचर यूनिट्स हैं उनके टेम्परेचर को या तो ज़्यादा कर देगा या कम कर देगा। तो ये जो है फिज़िकली आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से जैसे आप फिज़िकली कंट्रोल करते हो, सेम ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर भी जो है वो कंट्रोल सिस्टम पाया जाता है। तो अब बॉडी का कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें कैसे जो है आपकी बॉडी वर्क कर रही होती है। देखें, तीन चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है आपका कंट्रोल सेंटर जिसको ब्रेन, मोस्टली ब्रेन या ग्लैंड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और तीसरा होता है इफेक्टर, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपके बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। जो रिसेप्टर्स हैं इसमें मोस्टली आप लोगों की जो सेंसेस हैं ना वो आ जाते हैं कि आपने जो है हीट को रिसेप्ट किया या फिर जो है डिफरेंट चीज़ों को आप रिसीव कर रहे होते हो, इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा होता है। तो देखें क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं चेंज, और वो क्या करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे आपके कंट्रोल सेंटर को। फॉर एग्जांपल वो आपके जो है ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं, ब्रेन क्या करेगा, एक्शन लेगा और वो मैसेज सेंड करेगा इफेक्टर के पास, और इफेक्टर ने अब क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है। इसमें मोस्टली जो है फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है फॉर एग्जांपल, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी बॉडी क्या करेगी, बॉडी के अंदर जो टच रिसेप्टर्स हैं या आपकी बॉडी के अंदर जो हीट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो क्या करेंगे, आपके ब्रेन को मैसेज भेजेंगे कि बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो अब आपका ब्रेन क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर आपके मसल्स को जाके मैसेज भेजेगा कि मसल्स जो हैं वो शिवरिंग स्टार्ट कर दें। शिवरिंग क्या होती है, कपकपाहट। जब मसल्स आपकी शिवरिंग स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, जब मसल्स मूव करते हैं आपको पता है उससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। या फिर जो है
अगर बाहर का एनवायरनमेंट में जो है हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी बॉडी को फ़ील हो रहा है कि बाहर की एनवायरनमेंट की जो हीट है मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसने कैसे कम करना है, आपके रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन को। आपका ब्रेन क्या करेगा, इफ़ेक्टर्स यानी जो आपके मसल सेल्स हैं उनकी तरफ मैसेज भेजेगा कि वहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। जब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, आपकी स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेटिंग या पसीना प्रोड्यूस करते हैं, जब पसीना प्रोड्यूस होगा, स्वेटिंग प्रोड्यूस होगी, तो उस स्वेटिंग के ज़रिए से आपके बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट होगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं और होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़्म को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। बच्चे ये था आज का लेक्चर। बाकी जो ऑस्मो रेगुलेशन है, इसका जो टॉपिक है नेक्स्ट आपका, ये डिटेल में काफ़ी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।